वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट अनअकैडमी। और जैसा कि आपने टीचर देखा कि आज की जो क्लास है हमारी वो बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक एग्जामिनेशंस में, हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर करने का मतलब ये हुआ कि A to Z क्वेश्चंस देखेंगे, और सिर्फ देखेंगे नहीं, समझेंगे भी कि आंसर क्या होगा इसका। और कभी कभी आपके दिमाग में कुछ दूसरा आंसर भी चल रहा होगा, तो मैं ये भी जस्टिफाई करूँगा कि भाई वो आंसर क्यों नहीं है और ये आंसर क्यों है इसका। मैं इन बातों को भी जस्टिफाई करता जाऊँगा। अपार्ट फ्रॉम डैट, आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा कि क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, बिकॉज बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस, समटाइम्स यू मे गेट फाइंड आउट ऑन दैट, यू नो। तो इन लेंदी क्वेश्चंस को हम ईजिली कैसे समझें, how to understand, how to read, how to of course understand all these questions very properly there. This is also a very one of the very important tasks which we have to follow into the examination. कई बार ऐसा एग्ज़ाम में होता है कि हम क्वेश्चंस पढ़ने में बहुत सारा वक्त गवा देते हैं और 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं तो समझ में आता है। लेकिन आज की जो हमारी क्लास होगी, आप बिल्कुल बने रहिए। हम आपको ये भी सिखाने जा रहे हैं कि कैसे हम एक बार में सारे क्वेश्चंस को पढ़ करके बड़े आराम से समझ लेंगे। मतलब फास्टर रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस की। बातें हमारी यही नहीं ख़त्म होगी। हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में बीच में जो अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, इवन 2020 तक जो अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, हम उन सारी बातों को भी टैकल करते जाएंगे। ऑल दिस थिंग्स वी शैल बी फाइंडिंग आउट देयर इटसेल्फ, यू नो। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को लेते हैं और A to Z सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ कंपनीज का नाम दिख रहा होगा। दैट्स SR स्टील, भूषण स्टील, इलेक्ट्रो स्टील या एमटेक ऑटो, व्हाट यू मे से लेट यू नो, एमटेक ऑटो, भूषण पावर एंड स्टील, आलोक इंडस्ट्रीज, मनित इस्पात एंड लैंको इंफ्रा। These are certain companies you are finding out onto your computer screen there. ये सारी कंपनीज आप फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या सिमिलरिटीज़ हैं इन कंपनीज में, ऐसी क्या कॉमन बातें हैं? तो ये सारी की सारी कंपनीज के में एक कॉमन बात ये है कि जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आई थी, तो आते ही ये सारी कंपनी जो है इस कोड की शिकार हो गई। मतलब कि इस पूरे के पूरे कोड में एक तरह से समझो ये कंपनी एक स्केप कोट बन करके सामने आई। और नेचुरली इन्होंने जो डेट लिया हुआ था, बैंक से जो लोन लिया हुआ था, लोन पूरा ना करने की वजह से इनकी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो गई और आज ये कंपनी अब नहीं है, इनकी इंसॉल्वेंसी लग चुकी है। क्रेडिटर को जितना रिकवर करना था उन्होंने उतना रिकवर कर लिया है, बाकी अमाउंट क्रेडिटर का बैड डेट्स हो गया है। तो ये पूरा का पूरा जो कोड है ये हमको ये बताने जा रहा है कि एक कंपनी की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस कैसे लाएंगे अगर वो कंपनी अपनी क्रेडिटर के साथ डिफ़ॉल्ट करती है। तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस लाने वाले 3 लोग होंगे इस पूरे के पूरे कोड में। वन इज़ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, the second one is the operational creditor, and the third one is just be nothing but of course the corporate, that was applicant itself there. तो इन तीनों के सिस्टम को क्वेश्चन वाइज हम समझेंगे। मतलब जो हमारा क्वेश्चन आता है वो इन तीनों की कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लाने के जो प्लान है उसके ऊपर आता है। एक तो क्वेश्चन इस जगह से पूछे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेमेंट शेड्यूल के ऊपर कि कैसे क्या पेमेंट शेड्यूल होगा, किसको कब पेमेंट होगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं। और जो तीसरा जो क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल होता है, जो तरीका होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत रेलिवेंट होता है। जो मॉरिटोरियम के ऊपर पूछा गया या कमिटी ऑफ क्रेडिटर के ऊपर पूछा गया या फिर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते इसके ऊपर और सीधा सीधा हम क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हमको हैंडल करना है इस पूरे टॉपिक में। और चलिए आपके सामने मैं क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। लेट अस सी व्हाट्स द क्वेश्चंस देयर, यू नो, क्या क्या क्वेश्चन है। जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा एकदम। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी गॉट देयर इन दिस सेंस। दैट वाज क्वेश्चन रीड करता हूँ
और आपको इसी क्रम में ये भी सिखा रहा हूँ कि हम रीड कैसे करेंगे और कैसे हम इसकी फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। आप देख ही रहे क्वेश्चन अपने आप में बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और नॉर्मली RM Limited went for the public issue of equity share ₹10 crore और ₹10 each। ठीक है, जैसे सारी कंपनी जाती है हमारी कंपनी भी गई है। शेयर्स वर सब्सक्राइब बाई टू द एक्सटेंट ऑफ 95%। थैंक गॉड 95% सब्सक्राइब हो गई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी वर एक्सेप्टेड फॉर लिस्टिंग एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बट सब्सिक्वेंटली द परमिशन वॉज कैंसल्ड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। एक मिनट ठहरिए भाई, यहाँ तक जहाँ पढ़ते हैं ना हमको लगता है ये क्वेश्चन कहीं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से तो नहीं है या सेबी एक्ट से तो नहीं है। मतलब कभी कभी हमको डाउट होता है कि क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से हो, लेकिन आगे पढ़ते हैं। ऑन अपील ऑफ द सेबी द डिसीजन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वाज हेल्ड टू बी वैलिड। अभी भी लग रहा है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से क्वेश्चन है। कंपनी की लिस्टिंग रिफ्यूज कर दी गई, सेबी में अपील के लिए गए, सैट के पास अपील के लिए गए और मना कर दिया उन्होंने भी। एज ए रिजल्ट द एप्लीकेशन मनी हैड बिकम रिफंडेबल टू द अलॉटेज। द कंपनी हैड नो प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डूइंग एनी बिजनेस एंड देयर वॉज ए कंप्लीट डेडलॉक एमंग द डायरेक्टर्स। Looking at the circumstances, certain creditors filed a petitions to the adjudicating authority for the corporate insolvency resolutions on the ground that the company had become commercially insolvent. The shareholders of the company object to the petitions of the creditors, decide giving the reason. Whether the objection of the shareholders will sustain and adjudicating authority can dismiss the petitions of the creditors and for the corporate insolvency resolution of the company and state the provisions of insolvency and bankruptcy code 2016 in this regard। देखिए क्वेश्चन जो है ना ये अपने आप में बहुत ही देखने में बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन को हम इसको 2 लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है क्या? अगर मैं 2 लाइन में सीधा एक्सप्लेन करूँ क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि भाई कंपनी IPO लाई थी, पब्लिक इशू लाई थी और पब्लिक इशू में नॉर्मली लिस्टिंग नहीं हो पाई उसकी, और लिस्टिंग नहीं होने की वजह से अलॉटीज के पैसे रिफंड करने पड़ रहे हैं, रिफंडेबल है। अब शेयर होल्डर समझ रहे हैं। अब क्रेडिटर को बड़ी पिंच लगी इस बात की। क्रेडिटर को लगा कि भाई कंपनी अब फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट हो गई है। फाइनेंशियल इंसॉल्वेंट होने का मतलब हुआ कि आगे अपने जो लोग हैं, अपने जो क्रेडिटर्स, उनकी डेट की पेमेंट वो नहीं कर पाएगी, बिकॉज जो भी पैसे थे, जो फंड्स थे, वो किसके पास जा रहे हैं? शेयर होल्डर्स के पास, उनके रिफंड करने में जा रहा है। तो क्रेडिटर बड़े परेशान हो गए कि अब आगे कंपनी हमें कहाँ से पैसे देगी। अब वो देखिए कि भाई कंपनी फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट है एक तरह से, और वो चले गए NCLT के पास कंपनी के इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस को पास करने के लिए। NCLT के पास चले गए। क्या NCLT उनके पिटीशन को एडमिट करेगी? द फर्स्ट क्वेश्चन वी गॉट देयर। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रोविजन है इससे रिलेटेड? तो आप याद कीजिए, द मैटर वॉज कंसर्न विद द फाइनेंशियल क्रेडिटर। वहाँ मैटर क्या था? फाइनेंशियल क्रेडिटर का था, और ये भी फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे, क्रेडिटर हैं। अब जब फाइनेंशियल क्रेडिटर सेक्शन 7 में जब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पास करने के लिए, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए NCLT के पास पहुंचते हैं, तो NCLT कहती कि भाई ये बताओ क्या डिफ़ॉल्ट हुआ है? आप मुझे ये बताओ सीधा कि डिफ़ॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है तब हम आगे कार्रवाई करते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है तो फिर एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हम कंपनी की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन तो पास नहीं कर सकते। First, you need to demand your debt loan if it is repayable to you, and if the company is making default, then come to us. We shall see the applications. Without demanding that thing, how can you do that? The answer is very crucial. यहाँ NCLT इस petition को सीधा सीधा डिसमिस कर देगी। सेक्शन 7 का क्राइटेरिया है कि एक डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, और यहाँ कोई डिफ़ॉल्ट तो है ही नहीं। तो सीधे आप अनुमान के बेसिस पे अगर आप चाहते हैं कि कंपनी की इंसॉल्वेंसी पिटीशंस लग जाए,
दैट शैल नॉट बी अलाउड ना, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन है बड़ा छोटा और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और बहुत ईजिली इसका आंसर जो है बन सकता है, हमसे टेनेबल है। सही है, दैट वाज सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, सेकंड मैटर को बनाते हैं। क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन 2 कहता है, चलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये जो चैप्टर होता है ना, हम इसको बड़ी बारीकी से हैंडल करते हैं। और जैसा कि इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आपसे प्रॉमिस भी किया है कि 10 नंबर तो आपको इस पे देने वाले हैं, वो 10 मार्क्स से क्वेश्चन, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, बट 10 मार्क्स तो ज़रूर होंगे इस पूरे चैप्टर से। 10 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं गया एवरी टाइम। तो अगले सिचुएशन में आता है, मिस्टर एक्स इज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर provided loan to the global footwear company limited and has to recover a sum of rupees 7 lakhs from the said company. Said company has become financially insolvent and hence unable to pay its debt. With the object of recovery of the said amount, Mr. X is willing to proceed for the corporate insolvency resolutions for the company. Advise the steps and procedures in this relations under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. See, the provision is very critical here. What's the provision is given there? Mr. X is an unsecured creditor, provided loan to the Global Footwear Company Limited and has to recover a sum of rupees 7 lakhs from the said company. 7 लाख रिकवर करनी है। Said company has become financially insolvent and hence unable to pay its debt. Very sad. The company just unable to pay its debt, not able to pay its debt. The company is not able to pay its debt. With the object of recovery of the said amount, Mr. X is willing to, proceed the corporate insolvency resolutions of the company. आपको एडवाइस करना है कि कौन सा स्टेप्स लेगी कंपनी इन सिचुएशंस के ऊपर। सीधा क्वेश्चन सेक्शन 7 से आप हमेशा ध्यान रख लीजिए, जब भी फाइनेंशियल क्रेडिटर आपको दिखे तो सेक्शन 7, ऑपरेशनल क्रेडिटर दिखे तो सेक्शन 8 एंड 9, एंड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट दिखे तो सेक्शन 10। फाइनेंशियल क्रेडिटर दिखे तो जॉइंटली भी जा सकते हैं और अकेले भी जा सकते हैं, और ऑपरेशनल क्रेडिटर जाएंगे तो हमेशा अकेले जाएंगे, जॉइंटली उसको अलाउड नहीं होता है। So that is such a matter which we have to consider, which you have to think on to the matter concerned with the financial creditor and operational creditor. So that was the matter called here. So Mr. X is an unsecured creditor provided loan to the Global Footwear Company Limited, और जाहिर सी बात है वो NCLT में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फाइल करेंगे, वो एक IRP अपॉइंट करेंगे। IRP बेसिकली नाम बताएंगे, और अगर NCLT देखती है कि एप्लीकेशन कंप्लीट है, डिफ़ॉल्ट हुए हैं और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी नहीं चल रही है, तो वैसे हालात में उनकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर कर लेंगे। सही है, दैट वच। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। आप बिल्कुल आराम से अटेंटिव होकर के पूरे क्वेश्चंस को देखिए, और इन्हीं सारी बातों को हम आज ज़रूर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, डिस्कवर करेंगे। जस्ट डू ऑन दैट। नो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे सामने है, ये बड़ा ही एक रेलिवेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं, High Value Builder Limited is a financially insolvent and is unable to pay its debt to Mr. X, an unsecured creditor, who has supplied to the company the raw material worth rupees 5 lakhs. Mr. X has to recover a sum of rupees 5 lakhs from the company. Advise Mr. X about the steps and procedures to be followed. That was steps and procedures to be followed to put the company into the corporate insolvency resolution process.
अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। क्या लग रहा है कितना डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन या कितना आसान है ये क्वेश्चन? ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत आसान है ना, ऑब्वियसली क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, दैट यू नो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ये फाइंड आउट कर लिए, अगर आप ये फाइंड आउट कर लिए कि इसमें जो क्रेडिटर है ये ऑपरेशनल क्रेडिटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर है, तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर देंगे। और एक मैं टेक्निक आपको बता देता हूँ। जहाँ कभी देखो कि भाई कुछ मटेरियल सप्लाई कर रहा है या जॉब की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि रिटर्न में अगर पैसे आने हैं ना, तो समझ लो कि वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, दैट वच। और यहाँ भी क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है। और मैं एक बात और बताता हूँ, ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए ना कोर्ट में मतलब आईबीसी में केस इतना आसान नहीं है ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए जितना फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए हो जाता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए थोड़ी बातें मुश्किल हो जाती है, और थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बिकॉज अगर कॉर्पोरेट डेटर अगर उस अमाउंट के ऊपर डिस्प्यूट कर दे तो पॉसिबल है कि वो केस जो है शायद घूम के रह जाए, मतलब उसका एक फाइनल लिक्विडेशन जो है वो आनी मुश्किल हो जाए और कॉर्पोरेट डेटर के फेवर में एनसीएलटी कोर्ट केस को डिसमिस कर दे। खैर जो होना होगा वो होगा, लेकिन हम अपनी बातों को समझेंगे इसमें कि क्या हम कर सकते हैं, हम क्या परसू कर सकते हैं, हम इन बातों को भी जानने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल है और ये क्वेश्चन हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर है, मतलब हमारा जो क्रेडिटर है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर ना होकर के वो कौन सा क्रेडिटर है, वो एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तो ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो होते हैं ना, मैं इनकी अगर बात करूँ आपसे तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। नॉर्मली सेक्शन 8 में इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फाइल करते हैं, सेक्शन 8 में। तो देखिएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर मिस्टर एक्स वांट्स टू इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस of the company Global Footwear Company Limited. The given situation is closely connected with section 8 and section 9 because section 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है और section 8 और section 9 जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है। तो क्या प्रोसीजर होगा? तो बहुत सिंपल प्रोसीजर होती है। सेक्शन 8 में ऑपरेशनल क्रेडिटर जो भी बातें हुई, अगर पहले डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और डिफ़ॉल्ट का मतलब आपने डेफिनेशन में ज़रूर पढ़ा था। अकरेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट, एक डिमांड नोटिस देते हैं कि साहब देखो इतना पैसा हमारी बाकी है और आप इसको पे कर दो। डिमांड करते पेमेंट जो भी है कॉर्पोरेट डेटर से इन सच फॉर्म एंड मैनर जो कि प्रिस्क्राइब की गई है। कॉर्पोरेट डेटर विद इन पीरियड ऑफ 10 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ द इनवॉइस ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर। एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट इफ एनी, अगर कॉर्पोरेट डेटर को लग रहा है कि भाई कोई गलत चीज़ है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो बताएगा उसको कि हाँ भाई ये गलती है इसमें, आपने जो हमसे पैसे क्लेम किए थे, आपने कहा कि मटेरियल सप्लाई हुई किया आपने और उसकी आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपका तो मटेरियल हमारे पास आया ही नहीं, और आया भी था तो डिफेक्टेड था। एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट हम उस पेमेंट करने के लायबल नहीं है। आपके कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज में हम आपको बता रहे हैं कि हम उस पेमेंट को करने के लायबल नहीं है। रीपेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट, जो भी लग रहा है आपको वो प्रॉपरली उनको बताएंगे, समझाएंगे कि हाँ साहब ऐसी ऐसी बातें हैं और जिसकी वजह से हम पेमेंट जो है नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या होता है कि आफ्टर द वन मिनट, हाँ, अब क्या होता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस जहाँ इनवॉइस डिमांड की जा रही है, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर डज नॉट रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर, तो जाहिर सी बात है अब ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है फाइल करेंगे एप्लीकेशंस, किसके पास फाइल करेंगे, तो एप्लीकेशन फाइल करेंगे बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे और जो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर है इनिशिएट करें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस under this section may propose a resolution professional to act as an interim resolution professional there। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा वर्कआउट होगा आगे।
और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 डेज रिसिप्ट जब से हुई है एडमिट करती है एप्लीकेशन को, एंड इनकम्प्लीट है तो कैंसिल कर देगी। और देयर इज़ नो रीपेमेंट ऑफ एन अनपेड ऑपरेशनल डेट। और सिंपली अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है, वाकई ऑपरेशनल डेट की पेमेंट नहीं हुई है, इनवॉइस नोटिस पेमेंट की प्रॉपर्ली दी गई थी, no notice of dispute has been received, that was, and there is no disciplinary proceedings pending against the resolution professional, तो अदरवाइज वो रिजेक्ट। कई बार मेरे सामने ही ऐसा कई बार हुआ है। हम एक बार फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस के लिए बैठे हुए थे, तो उससे ठीक पहले हमारा एक नंबर था ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस के लिए। उनके एडवोकेट आए हुए थे। ऑपरेशनल क्रेडिटर की डिमांड थी कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली हमारे को सैलरी की पेमेंट नहीं की है, हमारी सैलरी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग था, आप हमसे घर से काम करवाते रहे थे लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं की। तो जब कोर्ट को बताया, वकील साहब ने, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर के वकील साहब ने कोर्ट को बताया, एनसीएलटी को बताया कि दिस इज़ द कंप्लेंट, the company has not made the payment of the amount due on the contract of job। वो जॉब की कॉन्ट्रैक्ट थी। तो कोर्ट ने पूछा फिर उनका क्या रिप्लाई है, क्या वो पेमेंट को डिस्प्यूट कर रहे हैं, उनका रिप्लाई पढ़ के सुनाइए। तो वकील साहब ने उनका रिप्लाई पढ़ के सुनाया। उनके रिप्लाई में बड़े सिंपल बात लिखी थी कि साहब आपकी कॉन्ट्रैक्ट हमने एक्सटेंड नहीं किया था और हमने आपको बोला भी नहीं था कि आप घर से काम कीजिए, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे थे और हम इस वर्क को एक्नॉलेज नहीं करते हैं और इसी वजह से हम पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। तो जज साहब इतना सुनना था कि बस उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया कि अगर डिस्प्यूट जैसी रेज हो गई कॉर्पोरेट क्रेडिटर की तरफ से, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर केस वहीं डिफीट हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ के लिए बहुत ही स्ट्रांगली केसेस को देखे जाते हैं। सही है। तो आई होप दिस माइट बी क्लियर टू यू दैट मच। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। सो दिस थिंग यू मस्ट सी वेरी प्रॉपरली देयर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कॉलिंग नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 भी अपने आप में बड़ा क्रूशियल है और क्वेश्चन को देखिए, छोटा क्वेश्चन जितना होता है उतना ही सीरियस हो जाता है वो क्वेश्चन। समटाइम्स ऐसा देखने को मिलता है कि क्वेश्चन जितना ही छोटा होगा, स्ट्राइक उतना ही उसका जो है वो गंभीर होगा, बहुत ही गंभीर स्ट्राइक होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बड़ा क्लियर करता हूँ कि कुछ सेक्शन आप अच्छे से कर लीजिए जहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, मींस आईबीसी में कुछ जगहों से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। क्वेश्चन में सेक्शन 7 हो गया, सेक्शन 8 हो गया, सेक्शन 9 हो गया। सही है। 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर, 8, 9 दैट वाज ऑपरेशनल क्रेडिटर, दैट वाज। फिर उसके बाद सेक्शन 10 हो गया और सेक्शन 10 जो है कॉर्पोरेट जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स, मतलब ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स जो है वो एप्लीकेशन देते हैं। और उसके बाद एक और हो जाता है सेक्शन 10A। सेक्शन 10A और 10A में किसकी एप्लीकेशन जाती है, तो सेक्शन 10A में जो एप्लीकेशन जाती है वो बेसिकली जाती है किसकी जाएगी 10A में, एप्लीकेशन वगैरह नहीं जाती है, अमेंडमेंट से अभी ऐड हुआ है मई 25 मार्च 2020 को ये अमेंडमेंट आई थी। अब मार्च की अमेंडमेंट है तो आपके एग्जामिनेशन तो सही है। 10A ऐड किया गया था और कहा गया था कि डिफ़ॉल्ट जो है अगर मार्च के बाद, इस डेट के बाद से हुई है तो अभी उसको डिफ़ॉल्ट नहीं समझा जाएगा आगे के 6 महीने तक के लिए, और इस पीरियड को गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, 1 साल तक कर सकती है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न दैट वाज। अच्छा, एक और जगह से क्वेश्चन बड़ा आते हैं, सेक्शन नंबर 11 भी आता है
एंड कौन सा ऐसा पर्सन है जो इंटाइटल्ड नहीं है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस फाइल करने के लिए, मीन्स हु इज़ नॉट वेरी मच इंटाइटल्ड टू फाइल द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, दैट इज सेक्शन नंबर 11। और सेक्शन नंबर 12 भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशंस, यू नो। और 14 को आप जरूर ध्यान रखिएगा, सेक्शन 14 जो मॉरिटोरियम्स के ऊपर है, मॉरिटोरियम के ऊपर है। आगे बढ़ जाओ तो सेक्शन 45 एंड सेक्शन 53 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा ख्याल रखिए। मैं एक बार सीरीज से लिख दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। मतलब 7, 8, 9, 10, 10A और 11, 12, 14 और उसके बाद जो है 45 एंड 53। मतलब इन जगहों से क्वेश्चंस बहुत आए हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा। जब से ये कोड आई है ज़्यादातर सर्कमस्टेंसेस में मैंने फाइंड आउट किया है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। सो आप इनका ज़रूर एक ख़ास ख्याल रखिए, एक प्रॉपर ख्याल आप इनका ज़रूर रखिए, ठीक है। आगे के पॉइंट्स के ऊपर समझिए, थोड़ा और आगे बढ़ें। वेरी गुड। तो आपकी परमिशन से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं अगले पॉइंट्स पे। कहते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, द डायरेक्टर ऑफ MSHIJ कंपनी लिमिटेड desires to proceed the voluntary winding up, voluntary liquidations of the company, and hence they are required to file a declaration of solvency. Declaration of solvency समझ में आ रहा है कुछ? ये बात आपने ना कई जगह पढ़ी है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। मैं बताता हूँ ना कहाँ कहाँ पढ़ी है। सबसे पहले जब आपने इंटरमीडिएट के दिनों में बाईबैक पढ़ा था तो वहाँ भी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल होती थी, याद आ रहा है? बहुत अच्छी तरह। आपने जब कंपनीज एक्ट में बाइंडिंग ऑफ टॉपिक पढ़ा था वहाँ भी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल होती थी। मेरे ख्याल से ये भी आपको याद आ गया होगा। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में भी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करी जाती है। मतलब जब कंपनी की वॉलंटरी लिक्विडेशन करवाते हैं, दैट वाज, तो हम बताते हैं कि साहब देखिए हम लिक्विडेशन में तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे की कमी है। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम सारे क्रेडिटर्स की जो डेट्स हैं हम उनको टाइम पे प्रॉपरली पे करके ख़त्म कर सकते हैं। मींस हमें पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम अपने क्रेडिटर्स की सारी पेमेंट टाइम पे, वक्त पे प्रॉपरली कर देंगे। देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ इशू ऑफ रिगार्डिंग द पेमेंट दैट यू नो, वी शैल बी एबल टू पे ऑल द क्रेडिटर्स वेरी प्रॉपरली देयर। और इस बात को हम लिख के भी देते हैं। तो यही बातें होती है ना डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में। ये देखिए ऐसी बातें हैं। और आपको ये भी बताता हूँ कि कहाँ पे फाइल होगी, ये कहाँ लगेगी। तो देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेक्शन 53 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की बात करेगा आपके लिए, सेक्शन 53। और यहाँ पे सिंपली कहा है, इट इज़ एज्यूम दैट 70,000 दैट वाज, नहीं शायद हम कुछ उल्टे दूसरे रास्ते पे आ गए। सर पेज हमारा बदल गया। चलिए, तो डायरेक्टर ऑफ HIJ कंपनी लिमिटेड डिजायर्स टू प्रोसीड फॉर द वॉलंटरी वाइंडिंग अप of the company, hence they are required to file what? Declaration of solvency. Your advice is short about the procedures to be followed by the said, what you may say that you know, process to be followed. तो यहाँ देखिए सेक्शन 59
दैट्स अ वेरी कॉमन मैटर. A corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default may initiate declaration of voluntary liquidation proceedings under the provision of this chapter. The voluntary liquidation of corporate person shall meet such conditions. जो भी है, अब यहाँ ये voluntary liquidation का condition है और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. और ये condition जो declaration of solvency के ऊपर है. तो it simply says that a corporate person who intends to liquidation itself voluntarily and has not committed any default may initiate the voluntary liquidation proceedings under the provisions of chapter 5 and part 2 of the code. तो voluntary liquidation जो भी हो रही है shall meet such condition, procedures, requirement वो सब फॉलो करेंगे. और voluntary liquidation proceedings corporate person जो भी रजिस्टर्ड है मीट क्या क्या करनी है. अब देखिए ज़रा, सबसे पहली बात यहीं से बात आती है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की. एक डिक्लेरेशन देंगे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के और उसको एफिडेविट के थ्रू वेरीफाई भी किया जाएगा. ठीक है. और उसमें बताया जाएगा कि भाई हमने पूरी इंक्वायरी कर ली है और हमने ये फाइंड आउट किया है कि ईदर द कंपनी हैज़ नो डेट और डेट इट विल बी एबल टू पे इट्स डेट इन फुल फ्रॉम द proceeds of the assets to be sold in the voluntary liquidation. So whatever it is said that they will say that we have made out all the inquiries there. हमने सारी इंक्वायरीज कर ली, हमने सारी बातों को चेक कर लिया और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं या तो कंपनी के पास डेट नहीं है और अगर कंपनी के ऊपर कोई डेट आउटस्टैंडिंग भी है तो नियर फ्यूचर में ना कंपनी उस डेट को प्रॉपरली पे कर देगी. नो प्रॉब्लम्स देयर. टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है. नियर फ्यूचर में कंपनी उस पूरी डेट्स की पेमेंट कर देगी. सो डोंट टेक एनी टेंशन दैट बड़े आराम से आप रहिए, मस्त रहिए और कंपनी आपको उस डेट्स की पेमेंट ज़रूर कर देगी. अगर आपके कोई भी डाउट्स है, ये क्लास लाइव जाने वाली है अनअकैडमी के चैनल के ऊपर, तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर डालिए और आई विल श्योरली रिप्लाई इन द रिप्लाई सेक्शन. देख लो, आप हमारे रिप्लाई का वेट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूँगा, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद शायद नज़रअंदाज हो जाए. तो फटाफट आप क्लास को देखिए और जो भी डाउट आ रहा है आप उस डाउट को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई दिया. ठीक है. द कंपनी इज़ नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन बट डिक्लेरेशन गिवन एबव शैल बी अकम्पनीड बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी डिक्लेरेशन जाती है. नंबर 1 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी और इसको प्रिपेयर कौन करेंगे? रजिस्टर्ड वैल्यूअर प्रिपेयर करेंगे. विद इन हाउ मेनी वीक्स? विद इन 4 वीक्स ऑफ ए डिक्लेरेशन देयर शैल बी एक स्पेशल रेजोल्यूशन टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग रिक्वायरिंग कंपनी टू बी लिक्विडेटेड वॉलंटरीली. दैट वाज, ये भी चाहिए हमको. और आपको हमेशा आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी चाहे बाइंडिंग अप से पूछता है चाहे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से पूछता है, एक ही जैसा आंसर है. कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें. मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर डिक्लेरेशन देते हैं. स्पेशल रेजोल्यूशन का सपोर्ट होता है दिस वन. तो हु विल फाइल द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी? इट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. It's none other than, but of course the board of director is there to file the declaration of solvency there. So declaration of solvency can be filed by the board of director within 4 weeks before passing of the special. अच्छा, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से पहले फाइल की जाएगी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी या बाद में फाइल की जाएगी? कैन यू इमेजिन? आप बोलेंगे बाद में फाइल करेंगे, नहीं, पहले फाइल करना है. पहले डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल होगी तब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा. तो वही कहते हैं विद इन 4 वीक्स बिफोर द पासिंग ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन. पता नहीं कोई कमज़ोर दिल वाले क्रेडिटर हों तो कहीं उनकी हार्ट अटैक ना हो जाए इस खबर को सुन करके. तो हम पहले ही डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करके उनको तसल्ली दे देते हैं कि साहब टेंशन मत लो, हम कोई नियर फ्यूचर में इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे हैं, कंपनी बंद कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके पैसे ज़रूर दे देंगे. हम आपके पैसे खाने वाले में से नहीं है, प्रॉपरली पे करेंगे हम आपके पैसे. सो दिस इज सच ए थिंग विच इज स्पेसिफाइड इन द मैटर कॉल्ड व्हाट? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देयर. सही है. चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं.
OGC Limited was a supplier of raw materials to the SAM Limited. देखिए ये क्वेश्चन भी अपने आप में ना बहुत ही क्रूशियल है। क्या क्वेश्चन कहता है? OGC Limited was a supplier of raw material of SAM Limited. दो कंपनी है, OGC Limited और दूसरा SAM Limited। ये मटेरियल सप्लाई कर रही है इनको, तो ये क्या देंगे? पैसे देंगे। ज़रूर पैसे नहीं दिए होंगे नाम से। अल्टीमेटली सैम लिमिटेड वेंट इनटू द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन व अपॉइंटेड OGC लिमिटेड। अब देखिए ज़रा, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिएगा, नो OGC Limited was a supplier of raw materials to SAM Limited, which could not make any payment to OGC Limited. Very sad, नहीं कोई पेमेंट किया। And owing to huge losses and financial constraints, ultimately SAM Limited went into the yellow. ये अपने आप इसकी इंसॉल्वेंसी लग गई। इंसॉल्वेंसी अपने लाभ में, इनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? एक काम किया है इन्होंने। अल्टीमेटली सैम लिमिटेड वेंट इनटू द रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाज अपॉइंटेड। OGC लिमिटेड फाइल ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ इट्स ड्यूज। ये ड्यूज रिकवरी की सूट फाइल की है। कहाँ पर? कहीं भी किए होंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकर्स कोर्ट में नहीं गए। आजकल ड्यूज रिकवरी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कॉमर्शियल कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुना होगा ना, कॉमर्शियल कोर्ट में भी लोग जाते हैं ड्यूज की रिकवरी के लिए। तो जाहिर सी बात है कॉमर्शियल कोर्ट में गए होंगे। सही है। 1 minute, लेट मी कीप माई हैंड प्रॉपरली देयर बिकॉज, हाँ, तो कॉमर्शियल कोर्ट में भी गए होंगे, कहीं भी गए होंगे दिस वन, बट कहीं तो गए ही हैं और केस जीत के भी आ गए। हाथ में डिक्री है इनके अगेंस्ट, सही ना, सैम लिमिटेड के अगेंस्ट हाथ में एक डिक्री भी लेकर के आए कि साहब पैसे बाकी है, हमारे पैसे दे दो, कोर्ट का डिक्री पास में है, देख लो, कोर्ट का डिक्री लेके आए हैं। लेकिन OGC लिमिटेड रिकवरी के लिए तो गई और सैम लिमिटेड यहाँ लिक्विडेशन में चली गई। तो पैसे किससे मांगेंगे? वो नेचुरल बात है, लिक्विडेटर से मांगेंगे। तो लिक्विडेटर के पास पहुँच गए। तो लिक्विडेटर के पास पहुंच गए, बोल रहे लिक्विडेटर पैसे दे दो हमें, इट्स वेरी डिफिकल्ट, हमारे पैसे दे दो। लिक्विडेटर बोला कौन से पैसे, कैसे पैसे? ये देखो कोर्ट की डिक्री है। लिक्विडेटर बोला कि भाई कोर्ट की डिक्री है तो तुम्हें पहले कैसे दे दूँ? बहुत सारी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं हमारे पास बचे हुए हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, वर्कमैन हैं, हम उनको पेमेंट करेंगे ना। Court awarded decree armed with court's decree eventually approached the resolution profession to pay the amount of its preference over the dues of the workmen. Workmen protested the demand of OGC Limited and contended that the dues rank pari passu. वो कहता है कि भाई proportionately मेरे पैसे भी दो। That was workmen protested the demand of OGC Limited and contended the dues rank pari passu. भाई वर्कमैन का कहना है भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो पैसा है ना उसमें हमारा भी हिस्सा है। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर का 4 लाख बाकी है और मेरा 1 लाख बाकी है और अमाउंट 5 लाख रिकवर हुआ है तो 4:1, मतलब ये 1 का जो हिस्सा है ये तो मेरा है। क्या वर्कमैन सही कह रहे हैं? आंसर कहा बिल्कुल वर्कमैन सही कह रहे हैं। 1% भी झूठ नहीं बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे। सेक्शन 53 कह रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, जब सिक्योर्ड क्रेडिटर अपनी सिक्योरिटी को इन्फोर्स करके अपनी डेट की रिकवरी करने चलते हैं, जब सिक्योर्ड क्रेडिटर अपनी सिक्योरिटी अपनी डेट को इन्फोर्स करते हैं, अपनी
डेट को इन्फोर्स करने के लिए चलते हैं, अपने पैसे को रिकवर करने के लिए चलते हैं, तो बहुत चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वर्कमैन को भी उसमें से उसका प्रोपोर्शन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर का ड्यूज जो है वो 4 लाख का है एंड वर्कमैन का ड्यूज जो है वो 1 लाख का है, और सिक्योर्ड क्रेडिटर ने इस एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करके रखा है और इसको बेच करके सिक्योर्ड क्रेडिटर को सिर्फ 2 लाख मिल रहा है, उसके लिए आ रहा है सिर्फ 2 लाख आ रहे हैं। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर पूरी 2 लाख लेके नहीं जाएंगे, इस 2 लाख को 4:1 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। मीन्स 2 lakhs इंटू 1 lakhs डिवाइडेड बाई 5, ये इस तरह से डिवाइड होगा, है ना। 5 को 2 लाख से डिवाइड किया 40,000 हो गया, 40 दैट वाज 2 लाख और 1 लाख, तो ये 40,000 हो गया। मतलब 40,000 जो है ये मिल जाएगा, जिसको मैं यहाँ करके बता दूँ, ये लीजिए यहाँ करके बता देता हूँ। 2 लाख रुपए रिकवरी हुई है, रिकवरी इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो 4 लाख की ड्यूज़ लेके बैठे हैं और जो वर्कमैन है उनका 1 लाख का ड्यूज़ है। तो ये जो 2 लाख है इनके 2 हिस्से होंगे, 1/5 यानी कि 40,000। ये 40,000 जो है वर्कमैन ले जाएंगे और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनको 1/60 ही मिलेगा, 1/60 ही मिलेगा। और पैसे ख़त्म हो गए तो अब बाकी किसी को नहीं मिलना है, पैसे ख़त्म। अब देखिए ना, पेमेंट प्रेफरेंस ऐसे ही करते हैं। नंबर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन निकाल लेते हैं, फिर एक डेट्स में क्या, वर्कमैन फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स एंड डेट ऑन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब इसके पैसे में इसको भी देंगे। वेजेस अनपेड, एनी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी बाकी है 12 मंथ्स की सैलरी, वो पेमेंट हो सकती है। फाइनेंशियल डेट ऑफ द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, द फॉलोइंग ड्यूज रैंक पारी पसू बिटवीन अमंग ऑल द फॉलोइंग, अमाउंट ऑफ ड्यू टू गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ 2 years, डेट ऑन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दिस वन, रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज, प्रेफरेंस होल्डर्स के पैसे, equity shareholders or partners as the case may be, all that amounts are required to be given at first there। तो ये हमारा एक बेसिक फंडा होता है। एंड कॉन्क्लूजन्स जो बात आती है, तो वर्कमैन अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड ऑफ ओजीसी लिमिटेड कंटेंट कर रहे हैं, देयर ड्यूज रैंक पारी पसू विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर विल ओवरराइड ऑल अदर क्लेम्स ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर इवन वेयर डिक्री हैज़ बीन पास्ड। ठीक है यहाँ तक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है XYZ is being liquidated under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The resolution professional, after realization of the assets, has an amount of 56 lakh at his disposal towards the payment of the secured creditors. Very good. कितना पैसा है? तो यहाँ पे सिंपली कहा है द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, सिंपल 56 लाख है और ड्यूज कितनी है टुवर्ड द पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर। ड्यूज 40 लाख सिक्योर्ड क्रेडिटर को है, हालांकि सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो पहले मिलेगा। वर्कमैन को 30 लाख है, टैक्स एंड ड्यूटीज़ टू द गवर्नमेंट 44 लाख है। अब आप बोलेंगे कि भाई पहले तो वर्कमैन का टैक्स ही, पहले गवर्नमेंट का टैक्स पे कर दो। नहीं साहब, गवर्नमेंट के टैक्स को यहाँ पे पहले कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है। यहाँ पे फिर आ जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए कितना है, 80 लाख है। अब कहते हैं
since the available amount is insufficient to meet the claims of all the creditors. Explain the procedure to be followed for the payment of dues as provided in the Insolvency and Bankruptcy Code. Assuming that the company has created a charge in all the assets of the favor of the secured creditor. तो बड़ा सिंपल सा वाक्यात है यहाँ पर 56 लाख आ रही है और एक एज्यूम्शन ले लेंगे ये 56 लाख जो है हमारे पास लिक्विडेशन एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद आई हुई है, ठीक है ना। अब इस 56 लाख के सिर्फ दो हिस्से होंगे, एक क्रेडिटर्स का और एक वर्कमैन का। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हम कहते हैं ना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और सिक्योर्ड क्रेडिटर के कितने ड्यूज हैं, तो यहाँ पे आते हैं और यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 56 लाख से 40 एंड 30 वर्कर का 40 एंड 30 40 फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर 30 फॉर वर्कमैन। तो 56 लाख को हम कैसे डिवाइड करेंगे 5 30/70 एंड 56 lakhs 40/70 दिस मैनर इज देयर। और यही देखिए कंक्लूजन, ये वर्कमैन का हो गया, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर का हो गया, ठीक है। ये वर्कमैन का हिस्सा और ये सिक्योर्ड क्रेडिटर का हिस्सा। तो दिस इज द मैनर ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, है ना। सो दैट मच। अब अगर हम क्वेश्चन में 9 के ऊपर आते हैं, कॉलिंग 9, अगर हम इसके ऊपर आ जाए, सो लेट अस सी व्हाट्स गिवन ऑन टू कॉलिंग 9। कॉलिंग 9 कहता है मार्स इंडिया लिमिटेड, ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 is being liquidated after the Insolvency and Bankruptcy Code. Good. After realization of the assets of the company, the insolvency professional has an amount of 70 lakhs at his disposal towards the payment of the said creditors. ठीक है भाई, बढ़िया बात है। Detail of the creditors are as follows. Number 1, secured creditor, unsecured creditor कितना है, that's 50 lakhs, और tax and duties payable to government 5 lakhs, dues to workers that's 30 lakhs, and dues to secured creditors that's called here 40 lakhs. So these are certain things which we got there. The available amount with the liquidator obviously is not sufficient to meet the claim of all the creditors. Moreover, the company had already created a charge on all the assets of the company in favor of the secured creditor. Explain the procedures to be followed by the liquidator for the payment of dues as provided in the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Can you do this question? आप बोलेंगे क्यों नहीं कर लेंगे, बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इस क्वेश्चन को करने में, हम बहुत कर लेंगे आराम से। तो करिए जरा, बड़ा ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, द इंसॉल्वेंट हैज एन अमाउंट 70 lakhs है। क्वेश्चन बड़ा आसान सा होता है और ये आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर देख लीजिए 50 लाख से, टैक्स को छोड़ दीजिए, ड्यूज टू वर्कर 30 लाख का है ये देखिए, और ये सब 40 लाख है सिक्योर्ड क्रेडिटर 70 लाख। जाहिर सी बात है सिक्योर्ड क्रेडिटर के सिक्योरिटी में वर्कमैन इंट्रोड्यूस्ड हो जाएंगे एंड उसके बाद ही कोई पेमेंट होगी। तो बस उसको ऐसे ही अब आगे परस्यू किया है और नॉर्मली तो वही 30 लाख और 40 लाख का सेम मैटर हो गया, क्योंकि 70 लाख आ रहे हैं ना। तो 1 2 3 4 5 30/40 सॉरी 70, ये 0 से ये 0 कट गया और 7 से 7 मतलब 30 lakhs and 40 lakhs. The distribution shall be made
in this manner only. In this manner only, the distribution shall be made there. That much. चलिए, ये हमारा एक बात था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस सी। तो हम क्या कह रहे थे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज ए वेरी क्रूशियल मैटर। इसको भी ऑन कर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। सी, what is given on to the question number 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अपने आप में बड़ा इम्पॉर्टेंट एंड बड़ा रेलिवेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, और जो हम क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं वहाँ कहते हैं कॉलिंग टू Mr. X, an unsecured creditor, provided a loan to the Global Footwear Company Limited and has to recover a sum of rupees 7 lakhs from said company. The said company has become financially insolvent and hence unable to pay its debt. With the object of recovery of the said amount, Mr. X is willing to proceed for the corporate insolvency resolutions of the company. Advise the steps and procedure in this relation under the provisions of insolvency and bankruptcy code. That's quite crucial matter we got there. अब देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। फाइनेंशियल क्रेडिटर मिस्टर एक्स जो है वो इनिशिएट करने चाहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड। करेंगे, कोई इशू नहीं है। सेक्शन 7 में ऐसा प्रोविजन है। फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो खुद जा सकते हैं, अकेले भी जाते हैं, कंबाइंड एप्लीकेशन भी फाइल करते हैं, लेकिन ऑपरेशन क्रेडिटर कंबाइंड एप्लीकेशन नहीं फाइल करते हैं। तभी तो फाइलिंग फीस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ऑपरेशन क्रेडिटर अगर फाइल करते हैं तो 2000 की फीस होती है और फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर फाइल करते हैं तो 25000 की फीस होती है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म मैनर प्रॉपर जो स्पेसिफाइड है, और फाइनेंशियल क्रेडिटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फर्निश करेंगे रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट, नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना पड़ता है, और एनी अदर इंफॉर्मेशन जो बोर्ड प्रॉपर समझती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 14 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन सर्टेन करेंगे डिफ़ॉल्ट के एग्जिस्टेंस को, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे वो प्रोसीड करेंगे। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड होती है कि भाई डिफ़ॉल्ट हुआ है और डिफ़ॉल्ट हैज़ नॉट अकर्ड ऑन द एप्लीकेशन दैट वाज, या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड होती है कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है या एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो पॉसिबली, या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में उसकी एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इट वाज सेक्शन 7। आप ज़रूर ध्यान रखिए सेक्शन 7 का बहुत सारे क्वेश्चन सेक्शन 7 के ऊपर पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में आते ही रहते हैं। ठीक है, दिस वन।